I think we have discussed this before also, but we have not taken this in detail. So let's do some part of bioremediation today. I'll give you a brief idea about what a bioremediation is and how does it works. So first, it is very important to understand that why do we need bioremediation in our labs or society or environment or anywhere. So what is most important here is the protection of environment. Okay, so all of you will agree to this point that bioremediation is nothing but a way of protecting our very own environment. ठीक है, इसमें ये होता है कि आप किसी भी तरीके से अगर अपने इन्वायरमेंट को यू आर ट्राइंग टू bring some kind of pollution to the environment, be it of any kind, be it of land or water, then air, any such pollution will be taken care of by bioremediation. So this is a very interesting topic in the sense because फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, पहले अपने एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहे हैं अपने उसके ऑप्टिमम लेवल से भी आगे, और उसके बाद हम ट्राई कर रहे हैं कि अपने साइंस को यूज़ करके अब हम उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें. So there are many things that are going on in our labs also and otherwise as well, where we are trying to do some new kind of experiments in order to find out some new methods for environment protection. Okay. So इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बायोरेमेडिएशन का मतलब क्या होता है, so bio is a biological tool. You can say it will be a biological tool which will act as a remedy. What is remedy? Remedy is solution. Solution किस चीज के लिए solution? This is a solution to a problem and that problem is pollution or any kind of, it can be any kind of pollution जिसके against हमें fight करना है, और हम वो fight किसी chemical method से नहीं करेंगे, किसी और physical method से नहीं करेंगे, but we will be catering it to through biological means. अब ये देखेंगे हम कि वो बायोलॉजिकल मीन्स क्या हैं, व्हाट आर दोज थिंग्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम बायोलॉजिकल टूल्स यूज कर रहे हैं, तो वो बायोलॉजिकल टूल्स क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी दोज थिंग्स. सो अगर उसमें देखा जाए, सो वी हैव नेचर में हमारे पास क्या क्या है. नेचर में वी हैव माइक्रोब्स जो प्रोकैरियोट्स में आएगा, देन वी हैव प्लांट्स, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये वो हैं जो हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प करेगी. ओके, तो वाई हैव वी चोजन ओनली माइक्रोब्स और प्लांट्स फॉर दिस पर्पस? बिकॉज ऑफ कोर्स प्लांट्स जो हैं वो सबसे ही अच्छे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं which works not only for themselves but for others. Like we are surviving on this planet, it is because of the plants. तो ये plants हमारे लिए क्या कर रहे हैं हमें ये देखना पड़ेगा. Now you all know that plants provide us oxygen. Plants, they enrich the soil. एंड उसके बाद है आपके पास कि प्लांट्स जो हैं वो इट बाइंड्स द सॉइल. बाइंड कैसे करता है? इट बाइंड्स थ्रू योर रूट्स. जितने भी प्लांट के डीप रूट्स होंगे वो सॉइल को उतना ज़्यादा पकड़ने में हेल्प करेगा. तो यहाँ पे क्या है हमारे पास,
we have different kind of plants which we can use for maintaining the phytoremediation और bioremediation. अब यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज आई है और वो है phytoremediation. This is a new term, phytoremediation. ये सारे टर्म्स आप ध्यान में रखो क्योंकि हम इन पे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. तो हमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है एक एक टर्म को समझने के लिए, उसके लिए पहले हमें वो टर्म याद रखनी पड़ेगी. ओके, सो यू नो दैट प्लांट्स बाइंड द सॉइल. उसके अलावा वो क्या करते हैं? इट हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर लेवल. वाटर लेवल हमारा जितना भी खराब होता जा रहा है उसको रीस्टोर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए वी नीड प्लांट्स. ओके, देन ये तो वो चीज़ें हैं जो प्लांट्स नेचुरली करता रहता है इन द एनवायरमेंट. बट हम इसको पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? सो व्हाट वी डू, जैसे वी डू एग्रीकल्चर. तो हमारा जितना भी एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या फिर डोमेस्टिक वेस्ट होता है, ये सारे जो वेस्ट हैं इवेंचुअली हम वो किसी ना किसी वाटर साइट पे डंप कर देते हैं, राइट? चाहे वो आपका इट कैन बी लेक, नियर बाय लेक, रिवर, सी, ओशन, फाइनली ये यहाँ पहुंच जाता है. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारा जो वाटर सिस्टम है इट इज़ गेटिंग कंटामिनेटेड. अब ये कंटामिनेशन दूर करने के लिए हम प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं. इट कैन दीज कैन गो टू द वाटर साइड, इट कैन ऑल्सो गो टू द सॉइल. तो अगर ये सॉइल में चला गया लीच करके तो हमारा जो सॉइल है वो भी कंटामिनेट हो जाएगा. जो वाटर है वो तो ऑलरेडी कंटामिनेट हो ही रहा है. तो व्हाट डू वी डू? हम इसके लिए क्या करें? सो वी यूज प्लांट्स. प्लांट्स क्या करता है? प्लांट्स नीड मिनरल्स. प्लांट्स नीड मिनरल्स टू सर्वाइव. अब जितने भी इंडस्ट्री से वेस्ट आ रहे हैं इट माइट कंटेन हैवी मेटल इन इट. तो जिस भी तरीके के हैवी मेटल हैं इट acts as a nutritional or mineral source for the plants, and that might include zinc, manganese, magnesium, cadmium. These kind of elements are required in plants. और plants क्या करता है? इसको it takes up all these nutrients. तो plants has a plants का जो mechanism है food intake का, it is through xylem and phloem. You might be knowing this part that it is through xylem and phloem कि water और food जो है वो plant के body में travel करता है through these parts. तो अब with water and with food जो ये सारी चीज़ें हैं, जो ये contaminants हैं, ये भी plant के अंदर जा सकती हैं. तो हम क्या कर सकते हैं? वो प्लांट को यूज कर सकते हैं एज अ स्टोरेज ऑफ द कंटामिनेशन. तो जितने भी हमारे पास कंटामिनेंट्स आ चुके हैं हम वो थ्रू सॉइल और थ्रू वाटर, जिस भी तरीके का हमारे पास प्लांट है, whether it is growing in water or it is growing in soil, we can use that kind of plant and we can grow it in a particular kind of area so that वो जितने भी contaminants हैं उसको अपने body में प्लांट के पार्ट्स में स्टोर कर ले. एंड दिस विल नॉट हैम्पर द ग्रोथ और द क्वालिटी ऑफ द प्लांट एट अ वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंट. इतना कुछ प्लांट को हार्म वो नहीं करेगा. तो ये एक तरीका होता है अपने लैंड को या अपने वाटर को प्रोटेक्ट करने का थ्रू अ वेरी बायोलॉजिकल मीन्स. ओके,
तो अब आपको ये समझ में आ गया कि दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट प्लांट्स कैन डू फॉर अस. हम इसके फाइटो रेमेडिएशन के बहुत सारे स्टेप्स पढ़ेंगे, बट ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि एक छोटा सा जो एग्जाम्पल है बायोरेमेडिएशन का वो ये है. इसके अलावा वी हैव माइक्रोब्स. अब अगर हम बात कर रहे हैं बायोरेमेडिएशन की और उसमें माइक्रोब्स ना आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. तो व्हाट माइक्रोब्स डज इज कि ये आपको पता है दीज आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर एंड दीज आर एवरीवेयर. ठीक है, यू कैन कॉल इट ओमनी प्रेजेंट. When it is present everywhere, we can call it omnipresent. तो जो बैक्टीरिया है वो एयर में है, वाटर में है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में है, आइस में है, पोलर रीजन में है, नॉन जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ है, टेम्परेट, हर एरिया में वी हैव बैक्टीरिया. We are full of bacteria. Even our own body contains lot of bacteria. Our skin, our gut, we are formed of bacteria. तो अगर हमारे खुद की बॉडी में इतने बैक्टीरिया हैं, नेचर में इतने बैक्टीरिया हैं, तो ऑब्वियसली इट विल हैव सम काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट इन विच वी लिव इन. And these are so smart, these bacteria are so smart that they can change their quality of life by changing their cellular metabolism. तो वो जिस भी एनवायरमेंट में उन्हें सूट करना है उसके अकॉर्डिंग दे कैन चेंज देयर मेटाबॉलिज्म, और वो अपने जीन्स में, प्रोटीन्स में दे कैन ब्रिंग अबाउट सम म्यूटेशन एंड दे कैन सर्वाइव अ पर्टिकुलर सिचुएशन. तो अगर ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हैं तो ये एक पॉल्यूटेड सिचुएशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं. एंड हाउ कैन दे सर्वाइव इन अ पॉल्यूटेड सिचुएशन? वाई? बिकॉज ये जो है ये उसको मेटाबोलाइज कर देता है. इट कैन मेटाबोलाइज द पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि माइक्रोब्स को हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि माइक्रोब्स पॉल्यूटेंट्स जो भी हैं उसको मेटाबोलाइज कर सकता है. नाउ मेटाबोलाइज का क्या मतलब है? इट कैन यूज इट एज अ एनर्जी सोर्स. मतलब ये अपने सर्वाइवल के लिए इट विल यूज पॉल्यूटेंट्स एज अ फूड सोर्स. ठीक है, इट विल ईट अप द पॉल्यूटेंट एंड फाइंड आउट एनर्जी फॉर इट सेल्फ, और वो एनर्जी इट विल यूज इट फॉर इट्स ओन सर्वाइवल. ठीक है, तो ये जो तरीका है ये तरीका यूज करता है माइक्रोब्स, क्योंकि उसको कोई ना कोई चीज इट नीड्स एज द एनर्जी सोर्स. So whatever it finds, whether organic or inorganic, it tries to use it for its own survival. चाहे उसके लिए it has to bring about changes or mutations in its genome or proteome. It can do that. It can bring about changes in its body to sustain a particular environment. ठीक है, तो अगर हम ये देख रहे हैं कि there is a bacteria which can eat plastics, और देयर इज अ फंगस विच कैन ईट प्लास्टिक्स, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट की बात है. वाई? बिकॉज वी आर हेल लॉट ऑफ प्रोड्यूसिंग plastics every day, each and every day we are producing lot of plastics and we have no idea how to dump the plastics. हमें नहीं पता कि वो प्लास्टिक्स अर्थ पर कब तक रह जाएगा and what will it do to the earth. So if there is some bacteria or fungus which qualifies as plastic eating bacteria or fungus, then definitely we should use them as a bioremediating organism. ठीक है, तो हमारा जो साइंस है वो इसी पे डील करता है कि हम कैसे ऐसे माइक्रोब्स बना सकते हैं. कैन वी engineer some microbes? And that's where your biotechnology comes and plays a role, कि वो एक engineered bacteria develop कर सकता है which has a potential to destroy a particular kind of pollutant. ठीक है,
तो ये जो है ये सारे या तो नेचुरल मीन से हो रहे हैं या फिर हम उनको जेनेटिकली इंजीनियर कर रहे हैं टू डू अ पर्टिकुलर फंक्शन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। वो हमारा पार्ट होगा माइक्रोब से बायोरेमिडिएशन का। ओके अब ऐसा क्यों हो रहा है, वो मेटाबोलाइज क्यों कर पा रहे हैं, क्यों? बिकॉज दे हैव एंजाइम्स, दे हैव एंजाइम्स टू डिग्रेड द कंटामिनेंट्स। ठीक है, कंटामिनेंट्स को अगर वो डिग्रेड करेगा तभी वो उसको यूज कर सकता है एज एन एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो दे हैव एंजाइम्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। नाउ आपने दो टर्म्स पढ़े होंगे एंड आई गेस दैट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दोज टर्म्स, बट मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टर्म्स। सो अभी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है और ये किस सेंस में हमें यूज करना चाहिए। ओके, सो देयर इज इन situ बायोरेमिडिएशन। ठीक है, अब इन situ बायोरेमिडिएशन का क्या मतलब हुआ? बायोरेमिडिएशन हमने पूरा पढ़ लिया है, बट इन situ बायोरेमिडिएशन का क्या मतलब है? इन situ से आपको क्या समझ में आता है कि ये वो चीजें हैं जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव it can be treated as a extension of the purpose। पर्पस क्या है? पर्पस है यूज ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से हम इसको डेवलप कर सकते हैं वो हमें इसमें देखना है कि क्या हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे या हम इसको इनडायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, और वहीं से हमारा डिफरेंस आता है इन situ और ex situ बायोरेमिडिएशन में। ये दोनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट कि ये क्या चीज है। ठीक है, अब ये है कि ये कैसे बायोरेमिडिएशन माइक्रोब्स कर रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप जो है वो है, अब बैक्टीरिया अपने आप तो नहीं कर लेगा सब कुछ जो उसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? वी हैव टू स्टिमुलेट द माइक्रोब्स। ठीक है, कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं? वी कैन प्रोवाइड देम केमिकल्स और वी कैन प्रोवाइड देम न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगर हम उन्हें उस टाइप के एनवायरनमेंट में रखेंगे तभी वो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर पाएगा, बिकॉज बैक्टीरिया आर ऑल्सो ऑर्गेनिज्म एंड दे हैव अ सेंस। उनके पास एक सेंस है कि उनके सराउंडिंग में क्या है एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट यूजेस इट्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अगर उसको पता है कि मेरे इमीडिएट एनवायरनमेंट में आई हैव दीज काइंड ऑफ केमिकल्स और दीज काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सो विच पाथवे डू आई हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू यूज दीज न्यूट्रिएंट्स एज एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो अब उसमें वो न्यूट्रिएंट्स हो या वो एज अ पोल्यूटेंट हो जिसको कि बैक्टीरिया को यूटिलाइज करना है टू रिड्यूस पॉल्यूशन, वो हमें खुद डिसाइड करना है। सो if we know that a certain kind of bacteria can destroy the sewage waste, ठीक है, तो that we have found out in the lab। हमें लैब में पता चल गया है कि से कोई इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा फैटी एसिड को रिलीज कर रही है एनवायरनमेंट में, तो उसको फैटी एसिड ईटिंग जो बैक्टीरिया है, फॉर एग्जाम्पल अ बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ लाइपेज। ठीक है, तो वो लाइपेज तो तभी प्रोड्यूस करेगा व्हेन इट इज सेंसिंग कि हाँ मेरे अराउंड देयर इज अ लॉट ऑफ
fatty acid. So now I have to use these fatty acid as a source of nutrient, और मैं अपना जो lipase है उसका production increase कर दूं. Why increase? Because there is lot of fatty acid. So इस तरीके से हमें बैक्टीरिया को स्टिमुलेट करना है so that it can conduct a particular role in the environment for its protection. Okay? तो फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया, इट कंसिस्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग द बैक्टीरिया. अब ये हो गया कि स्टिमुलेशन हो गया, फिर और क्या कर सकते हैं स्टिमुलेशन के अलावा. अब कैसे जो माइक्रोब्स है वो फंक्शन करेगा. नाउ वी हैव टू डिसाइड दैट साइट. ठीक है, हमें वो कंटामिनेटेड साइट्स सॉर्ट करने हैं और वहां पे हमें ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ केमिकल या फिर न्यूट्रिएंट ऐड करना पड़ेगा सो दैट बैक्टीरिया स्टार्टिंग में अपना स्टिमुलेशन शुरू कर ले, एंड उसके बाद it will continue to function even if it does not have those kind of chemicals or nutrients, because now it knows that this is how I have to sustain, and these are the particular kind of pollutants or organic things that are present around me, and I have to use this or that kind of metabolic pathways. Okay. Now there are two things. First कि जो कंटामिनेटेड साइट में ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, दोज विल बी कॉल्ड एज नेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, तो अगर कंटामिनेटेड साइट में ऑलरेडी एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो हमारे कंटामिनेशन को रिड्यूस कर सकता है, वेल इनफ, गुड इनफ, हम वही बैक्टीरिया को यूज कर लेंगे. ठीक है, बट there are certain times when we have a kind of contamination which cannot be catered by the already present bacteria. ठीक है, तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें बाहर से कोई बैक्टीरिया ला के उस एरिया में डिपॉजिट करना पड़ेगा. ओके, सो दैट इज कॉल्ड नॉन नेटिव बैक्टीरिया, जो उस साइट का नहीं है. So what are we doing? We are trying to augment the situation. ठीक है, ये एक तरीका होता है and it is called augmentation. Augmentation is also part of bioremediation. ठीक है, तो हमें हमारे पास जितने भी तरीके के मीन्स हैं, हमें वो सारे मीन्स यूटिलाइज करने हैं टू रिड्यूस पॉल्यूशन. और उसमें एक मेथड है कि हम वो जो साइट है वहां पे नॉन नेटिव बैक्टीरिया ला करके डाल दें जो कि हमारा काम करते. अब ये ऑगमेंटेशन किस किस तरीके का हो सकता है. एक तो ये कि ये जो नॉन नेटिव बैक्टीरिया है ये नेचुरल हो, मतलब इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए हो, और इट कैन बी जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जिसकी मैं बात कर रही थी आपसे. या तो हम इसको इंजीनियर कर रहे हैं कि जिस भी तरीके का हमारा पोल्यूशन है उसको स्पेसिफिकली किल करने के लिए इसके पास वो एंजाइम्स हों. ओके, जैसे फैटी एसिड की मैं बात कर लूँ, फैटी एसिड इज अ काइंड ऑफ पोल्यूशन टू मी, तो उसको किल करने के लिए मैं एक बैक्टीरिया में आई कैन इंसर्ट द लाइपेज जीन. ठीक है, जिससे कि वो लाइपेज प्रोड्यूस करे. वंस इट विल प्रोड्यूस लाइपेज, इट विल eat all of the fatty acid which is present in the particular environment. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे augmentation. I am trying to change a particular site जहां पे वो बैक्टीरिया था नहीं, but I brought a new bacteria, either natural or engineered. ठीक है, अब मैंने बताया कि इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑगमेंटेशन, बट
since we are talking in terms of biology and this is bioremediation, so we will call it as a bio-augmentation. ठीक है, इसको हम बोलेंगे बायो ऑगमेंटेशन. ऑगमेंट मतलब कुछ चेंज करना या कुछ ऐड करना, उसको ऑगमेंट बोलते हैं. ठीक है. अब हम ये देख लेते हैं कि वो क्या प्रोसीजर है जिससे कि जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे जितने भी पोल्यूशन है, इट्स पोल्यूशन एंड वी आर यूजिंग द अबव मेथड्स फॉर अ क्लीन अप प्रोसेस. ठीक है, तो ये आखिर ये क्लीन अप हो कैसे रहा है. अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि क्लीनअप का जो पूरा प्रोसेस है इट डिपेंड्स ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बैक्टीरिया. ठीक है, तो जो माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म है, हमारा पूरा जो एम्फेसिस है इट इज ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया. सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द पाथवेज जिससे कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है वो काम कर रहा है, और हम ट्राई करेंगे दैट वी यूटिलाइज द पाथवेज, we utilize a certain enzyme that is being produced in a metabolic pathway to conduct a environmental safety act. ठीक है. अब अगर हमारा पॉल्यूटेंट जो है वो ऑर्गेनिक है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये ऑर्गेनिक जो पॉल्यूशन है वो बैक्टीरिया किसके लिए यूज करेगा, अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, वो इसको बिकॉज बैक्टीरिया डज नॉट नो दैट व्हाट इज दिस, इज इट अ गुड काइंड ऑफ फूड और बैड काइंड ऑफ फूड. तो bacteria is not affected by any such thing. It can utilize any of the organic things as a nutrient source. तो अगर हमारा ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है तो वो अपने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए उसे यूज करेगा, और अगर वो यूज हो गया तो पॉल्यूशन धीरे धीरे करके इट विल वैनिश. ओके, नाउ अब क्यों हो रहा है ये, व्हाई इज इट हैपनिंग, बिकॉज ऑर्गेनिक थिंग्स आर a source of carbon. ठीक है, कार्बन सोर्स जो है वो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया की बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करेगा, बिकॉज इट इज द बैकबोन ऑफ एनी सेल. बिना हाइड्रोकार्बन्स के, बिना कार्बन के कोई भी सेल डेवलप नहीं हो सकता है. सो बैक्टीरिया विल यूटिलाइज दिस एज अ सोर्स ऑफ कार्बन for making new cell constituents. ठीक है, आपका प्रोटीन हो, डीएनए हो, आरएनए हो, नथिंग कैन सर्वाइव विदाउट कार्बन. ओके, नाउ एक तो हो गया कि ये एनर्जी सोर्स है, एक तो ये हो गया कि ये फूड के जैसे यूज हो रहा है. दूसरा, सेकेंड थिंग इज दैट इट इज no problem. Second is that it can be utilized as a source of electrons. Now, एक तो हमने डिसाइड कर लिया कि सोर्स ऑफ कार्बन, सेकेंड दिस इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ हाउ कैन वी यूज दिस इलेक्ट्रॉन्स, बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का यूज क्या होता है. तो जितने भी रेस्पिरेटरी साइकिल्स हैं, चाहे आप वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देख लें या हमारी बॉडी में यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, इट वर्क्स इन द सेम वे. ठीक है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिना इलेक्ट्रॉन्स के नहीं चल सकता है. जैसे हमारी बॉडी में बिना रेस्पिरेशन के वी कैन नॉट सर्वाइव, एंड रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन का जितना भी साइकिल होता है, इट वर्क्स ऑन दैट बेसिस. तो वो हमारी
not only for us, it is important for the microorganisms. Okay. तो जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो दैट नीड्स सम और द अदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. तो ये जो ऑर्गेनिक आपके compounds हैं that will provide some electrons and that will be utilized by oxygen as an electron acceptor, and ये cycle जो है बैक्टीरिया में चलता जाएगा and the bacteria can help us reduce the pollution of a given site. Okay. Now हमने क्या स्टार्टिंग में बात किया था कि बैक्टीरिया के पास कोई ना कोई एंजाइम है. तो वो एंजाइम करता क्या है, हाउ दैट एंजाइम विल फंक्शन. सो बैक्टीरिया ऑफ कोर्स जो ऊपर के जो 2 प्रोसेसेस हमने बताए हैं उससे बैक्टीरिया विल गेन एनर्जी. ठीक है. नाउ हाउ इट विल गेन एनर्जी, इट विल गेन एनर्जी बाय कैटालाइजिंग एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो भी केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शन किस में होगा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन द साइट उसको यूज करेगा. वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा विच विल प्रोड्यूस एनर्जी एंड इट विल कैटलाइज दैट रिएक्शन थ्रू सम और द अदर एंजाइम. ओके. तो आई थिंक आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर कि हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया क्या कर रहा है. वो एक पर्टिकुलर जो भी पॉल्यूशन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी नाइसली बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बाय बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ द बैक्टीरिया इज एक्चुअली रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन. वो दैट इज नॉट डूइंग समथिंग न्यू, दैट डज नॉट नो कि उसको वहां पे पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए रखा गया है या पॉल्यूशन खत्म करने के लिए रखा गया है. वॉट इज इट डूइंग, इट इज अ सेल्फिश क्रीचर. What is it doing is वो अपने सर्वाइवल के टेक्निक्स यूज कर रहा है. तो अगर वो सर्वाइव करना चाहता है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में तो उसको वहां पे जो गिवन एनर्जी सोर्स है उसको ही यूज करना पड़ेगा. ठीक है. अब वो चाहे अच्छा हो या वो बुरा हो, बुरा का मतलब है पॉल्यूशन. किसी भी तरीके का ऑर्गेनिक सोर्स बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट है. So even if it is pollution, it will use it as a food, it will use it as a nutrient supply और उसको वो पूरा का पूरा कैटाबोलाइज कर देगा. ठीक है. जैसे ही उसका कैटाबॉलिज्म होता जाएगा through the enzymes which are present in the bacteria, what is the pollutant, what is the organic pollutant, it is some or the other chemical. और वो केमिकल को एक छोटे छोटे अलग क्या बोल सकते हैं हम, ऐसे पॉल्यूटेंट ऐसे केमिकल्स में चेंज करना जो कि पॉल्यूटेंट नहीं है इज अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है ना. हाउ दैट केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, इट इज गोइंग ऑन थ्रू द यूज ऑफ एंजाइम्स बाय द बैक्टीरिया. तो जो भी एंजाइम्स है जो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर है, इट विल यूटिलाइज दोज एंजाइम्स फॉर catabolizing or catalyzing a particular reaction which is in this case is pollutant. ठीक है. तो एक pollutant को छोटे छोटे compounds में change करने का पूरा जो procedure है that is being done through the enzymes which are present in bacteria. I think now I have made this very clear to you. Okay. अब वैसे तो ये बहुत ही इजी चीज़ है एंड यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स बट समटाइम्स यू गेट कन्फ्यूज्ड इन दीज थिंग्स. तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे होगा एग्जैक्टली. एंड देर आर टाइम्स व्हेन हम इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं. इस पार्ट ऑफ नेट का जो सिलेबस है उसमें अप्लाइड बायोलॉजी को वी डोंट टेक दैट मच सीरियसली, but actually we lose on very very easy marks because of our ignorance. So do not ignore applied biology. उससे बहुत ही easy questions आते हैं. Even if you study applied biology just once in your life before going to exam,
आपका आराम से यू विल बी एबल टू आंसर, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. इसमें कोई आपको लॉजिक नहीं बिठाना है, इसमें कोई दुनिया के चीज़ें आपको याद नहीं करनी है. दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, जस्ट लाइक करंट अफेयर्स. जो भी नेचुरली चल रहा है बस आपको वो ध्यान में रखना है. ठीक है. तो अप्लाइड बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं, डोंट टेक इट इजी. रीड इट एंड रीड इट ट्वाइस थ्राइस, क्योंकि दीज आर इजी मार्क्स फेचिंग टॉपिक्स, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो लेट्स सी कि हाउ दीज रिएक्शंस आर गोइंग ऑन. तो अब ये केमिकल रिएक्शन ऑब्वियसली कैसा होगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो दिस कैन बी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है. तो किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉन्स का अगर हमारे रिएक्शन में यूसेज है, देन दैट विल बी एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है. वन विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अदर विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और वो जितने भी तरीके के रिएक्शंस है उसको कंप्लीट करेगा. ओके. नाउ इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक विल गेट ऑक्सीडाइज्ड? सो द थिंग दैट विल गेट ऑक्सीडाइज विल बी योर ऑर्गेनिक कंटामिनेंट, जिसको कि हम भगाने की बात कर रहे हैं. ठीक है. इसका ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है. अब ऑक्सीडाइज्ड का क्या मतलब है? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंटामिनेंट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन गिविंग या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो अगर ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, इसका इस पे यही जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज होगा. इफ इट विल ऑक्सीडाइज, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करके करेगा क्या? अब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा एंड देयर विल बी थिंग्स विच आर इनसाइड द बैक्टीरिया जो इसको यूटिलाइज करेंगे एंड वो बैक्टीरिया को ग्रोथ में हेल्प करेंगे. ठीक है. सो बेसिकली दिस इलेक्ट्रॉन विल रिड्यूस द कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया. ओके. ये बाहर की कोई चीज को रिड्यूस नहीं करेगा ये इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन जैसे लैंड में हम यूज कर रहे हैं या हम सॉइल में यूज कर रहे हैं बैक्टीरिया को, या वाटर में यूज कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स वाटर में नहीं रोटेट करेंगे. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकल करके इट विल गो इनसाइड द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया, और वहां पे जो भी बैक्टीरिया का जो कंपाउंड है जो जो रिड्यूस होगा वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर होगा. ओके. So you have to understand this, that this is why the organic compounds or the organic contaminants are used as the source of electrons. जब तक उसकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, there will be no metabolic pathway. Okay. So if it is using oxygen as a source, so oxygen will accept the electron. If it is using ferrous sulfur or anything else as the source of metabolism, so then electrons will go to those compounds, and this is how the cycle will continue, and organic contaminant का जो portion है वो धीरे धीरे reduce होता जाएगा. Okay. अब मैंने बोला कि देयर आर माइक्रोब्स विच यूज O2 एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अगर हम O2 को यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो हम क्या बोल सकते हैं? इस तरीके का ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे एरोबिक. ओके. व्हाई? बिकॉज दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन.
जो कि हम भी करते हैं. वी एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो आर एरोबिक organism because we use oxygen as a electron acceptor. Okay, हमारे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज योर ऑक्सीजन. दैट इज व्हाई वी नीड ऑक्सीजन इन आवर ब्रीदिंग. ठीक है, हम जितना भी एयर यूज करते हैं हम अपनी ब्रीदिंग में, उसमें से जो ऑक्सीजन है वही यूटिलाइज होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह. ओके, नाउ अब अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को नहीं यूज कर रहा हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक माइक्रोब्स. ठीक है, जिसमें O2 इज नॉट यूज्ड और O2 की प्रेजेंस में वो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेगा. Okay, so you have to find out, you have to first check in the laboratory whether what kind of bacteria is present in a particular site. जैसे कोई भी डंपिंग, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डंपिंग साइट है जहाँ पे हम जाके रोज अपना डेली जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो वहाँ पे थ्रो कर रहे हैं. ओके, नाउ देयर इज अनदर साइट जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल वेस्ट थ्रो कर रहे हैं. So the kind of waste we are producing in domestic and in industrial will be completely different. Okay, क्योंकि इंडस्ट्री अगर वो फॉर एग्जाम्पल कॉटन मेकिंग इंडस्ट्री है या वो शुगर मेकिंग इंडस्ट्री है या वो अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो ये इंडस्ट्री का जो वेस्ट होगा दिस विल बी वेरी डिफरेंट. या फिर ये तो वो चीज़ें हैं जो नेचुरल वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं. दे कैन बी इंडस्ट्रीज विच यूजेज विच मेक्स डाइज और केमिकल्स, या फार्मा इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत सारा केमिकल यूज़ करती हैं. तो या आपका स्टील इंडस्ट्री हो गया. तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये एक डिफरेंट तरीके के पॉल्यूटेंट को प्रोड्यूस करेंगे या वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, और हमारे घर से जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इंटायरली डिफरेंट. बिकॉज डोमेस्टिक वेस्ट में मोस्टली क्या हो सकता है, द फूड दैट वी ईट, या लेफ्ट ओवर फूड, या फ्रूट्स के छिलके, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और वेजिटेबल्स, वेरी वेरी किचन वेस्ट. और इसके अलावा वी कैन हैव प्लास्टिक्स विच इज everywhere, which is everybody dumps plastic every day. Okay, तो ये जो हमारे पास चीज़ें हैं वो डोमेस्टिक से जा रही हैं और बाकी जो केमिकल्स हैं वो इंडस्ट्री वेस्ट से आ रहा है. तो दोनों जहाँ पे डंप हो रहा है, the area where these things are being dumped will have different kind of bacteria. Why? Because वहाँ पे जो source of food है और वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक है या वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, और वो कहाँ है, जहाँ पे हम डोमेस्टिक वेस्ट डंप कर रहे हैं. ओके, इसीलिए आप देखते होंगे कि जहाँ पे भी डोमेस्टिक वेस्ट ज़्यादा है वहाँ पे देर इज़ रिलीज ऑफ लॉट ऑफ गैस, एंड दोज गैस कैन बी यूज्ड एज अ बायोगैस. ठीक है, हम वो बायोगैस की तरह यूज़ कर सकते हैं, एंड हम करते भी हैं. देर आर लॉट ऑफ विलेजेस इन इंडिया विच आर रन ऑन दीज बायोगैस. तो ये दिस इज द मेथड टू रिड्यूस योर पोल्यूशन. ओके, वी शुड ट्रीट एवरी वेस्ट एज अ सोर्स फॉर एनी न्यू थिंग. ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास डोमेस्टिक वेस्ट है, these are all part of your bioremediation. डोमेस्टिक वेस्ट का हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड सम माइक्रोब्स और वी कैन जस्ट अलाउ द नेचुरल माइक्रोब्स विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट टू बी पार्ट ऑफ दिस डोमेस्टिक वेस्ट, एंड ये क्या करेगा, फिर इट विल प्रोड्यूस गैस. ठीक है, अब ये गैस को हम क्या करेंगे, इस गैस को हम बायोगैस की तरह वी कैन यूज इट इन आवर किचन. अब अगर हम डोमेस्टिक वेस्ट से ही गैस बना रहे हैं और किचन में यूटिलाइज कर रहे हैं, सो व्हाट इज द बेनिफिट? द बेनिफिट इज दैट इट प्रोड्यूसेस वेरी वेरी लेस pollution. Why less pollution is produced? Because the source has
सोर्स इज वेरी नेचुरल, उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं जो जलने के बाद कुछ ऐसा प्रोड्यूस करेगा जो एयर को और ज़्यादा ख़राब करे. ओके, बट इफ़ यू यूज़ पेट्रोल और इफ़ यू यूज़ कोल एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर आप किचन में यूज़ कर रहे हैं, कैरोसिन यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये डिफरेंट लेवल ऑफ पॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे. वाई? बिकॉज फर्स्ट दे आर लिक्विड. वो जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, फॉर एग्जांपल कोल इज सॉलिड, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में एटम्स प्रेजेंट हैं, और जैसे आप उसे जलाएंगे बहुत ज़्यादा रिलीज होगा. देयर विल बी लॉट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द एनवायरमेंट. इसीलिए कोल से सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगा. देन यू हैव कैरोसिन, उससे भी दैट इज ऑल्सो लिक्विड, दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ. वहां से भी बहुत ज्यादा रिलीज होगा पॉल्यूशन का, विच यू सी इन द डेली बेसिस ऑन द रोड्स. whenever you are traveling in a petrol car or a diesel car. So these kind of or for example, take trucks. Even if we are using CNG in our cars, the trucks which are moving on the roads, they continue to have petrol and diesel. तो अगर वो पेट्रोल से चल रहे हैं, सो यू मस्ट सी द काइंड ऑफ पोल्यूशन दैट दे आर प्रोड्यूसिंग वेन एवर दे आर रनिंग ऑन द रोड्स. सो it is because of the complicated structure of the hydrocarbons which are present in liquid as petroleum or solids as coal. Okay, that is why LPG, liquid petroleum gas, is better source of energy. क्यों? क्योंकि वो गैशियस फॉर्म में है, वो ऑलरेडी गैशियस फॉर्म में है, तो वो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस नहीं कर लेगा. वाई? बिकॉज ऑलरेडी उसका सोर्स ऐसा है कि वो बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा. ओके, देन why we are not emphasizing on using LPG a lot? Because of course it is a natural compound, but it is a non-renewable source. हमारे पास अगर LPG CNG खत्म हो जाए तो वो और नहीं मिल पाएगा. It is a non-renewable energy source. So what we want is that whatever we have in our hands, जो भी हमारे पास है, हम उसी को यूज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल किचन वेस्ट, हम रोज खाना खाते हैं, रोज उसमें से थोड़ा कुछ छोड़ते हैं, या फिर खाना बनाते हुए वी गेट लॉट ऑफ वेस्ट. तो वो जो वेस्ट है उसको इधर उधर नहीं फेंक के यू कैन यूटिलाइज इट फॉर मेकिंग अ प्रॉपर बायोगैस प्लांट, एंड दैट इज सफिशिएंट टू रन योर पर्टिकुलर होम. तुम्हारे घर का खाना एक बायोगैस प्लांट से बहुत ही आराम से बन जाएगा. Okay, so this is the kind of steps that we must take in order to protect the environment. Okay, so coming back to our topic, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि माइक्रोब्स जो है वो कैसे कंटामिनेशन को रिड्यूस करता है. ठीक है, अब माइक्रोब्स आपको समझ में आ गया. ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर, ये मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. एक चीज़ जो इसमें छूट रही है वो है, अभी तक हमने ये बात किया कि ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन है या नहीं है, या क्या हो सकता है. देयर इज अनदर वे विच द बैक्टीरिया यूजेस for their nutrient supply, and that is called fermentation. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे this is a kind of respiration. This is a kind of respiration without oxygen. यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो व्हाट हैपन्स हियर इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने यूज किया था उसमें ऑर्गेनिक कंटामिनेंट को ही इट यूजेस एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर. यही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा एंड यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा. ओके, so there is no need of oxygen for accepting the electrons, and that is why this is a different kind of
रेस्पिरेशन, दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन से क्या क्या ऑर्गेनिक कंटामिनेंट अगर हम यूज कर रहे हैं तो इससे क्या क्या बन सकता है, व्हाट ऑल कैन बी मेड, और इट कैन प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड्स जो हम लैब्स में यूज कर सकते हैं या किसी डाई के फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं। देन इट कैन मेक अल्कोहल विच इज ऑल्सो अ डिग्रेडेबल थिंग इन द एनवायरमेंट, वो कोई बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करेगा हमारे एनवायरमेंट को। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो हम फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद यूजिंग सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ओके। नाउ दीज आर द थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन नॉर्मली इन द एनवायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं लाया है, बट देर आर सर्टन टाइम्स व्हेन वी कैन फाइंड सम बैक्टीरिया विच co-metabolize. That means they coexist in an environment. Probably they are using the same nutrient supply for their growth and reproduction. Now, what does this method imply? This is called co-metabolism. अब co-metabolism का क्या मतलब है, ठीक है। ये भी ये भी क्या करेगा, दिस इज ऑल्सो मेड फॉर बायोडिग्रेडेशन, ठीक है। देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंटामिनेंट, ठीक है। अब क्या मैंने आपको बताया कि ये को मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, बट बायोडिग्रेडेशन तो होगा कंटामिनेशन का, लेकिन दीज बैक्टीरिया कैनॉट यूज देम, इस कंटामिनेंट को बैक्टीरिया कैनॉट यूज एज एनर्जी सोर्स, ठीक है। इसको वो मेटाबोलाइज नहीं कर सकता है, इट कैनॉट यूज इट एज अ एनर्जी सोर्स। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, सो हाउ वुड वी रिमूव द पॉल्यूशन? सो व्हाट कैन वी डू, वी कैन ऐड सम अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल और सबस्ट्रेट, या फिर जो भी डिफरेंट न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। हम एक न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसमें डाल सकते हैं और वो क्या करेगा, वो इसको, नाउ बैक्टीरिया विल यूज दिस माइक्रोब का फूड, माइक्रोबियल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस विल बी यूटिलाइज्ड एज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर सबस्ट्रेट कोई नया डाल देंगे हम, तो उससे क्या होगा, माइक्रोब्स इस सबस्ट्रेट को यूज करेगा एंड यूजिंग दैट इट कैन सपोर्ट देयर ग्रोथ, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट विल यूज दिस ऑल्सो एंड मेटाबोलाइज इट एंड रिड्यूस इट, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स की तरह यूज नहीं हो सकता, बट ये सेकेंडरी एनर्जी सोर्स की तरह यूज हो सकता है। इसलिए हम इसमें पहले एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स डाल देंगे विच विल बी अ न्यू सबस्ट्रेट, okay, so this is called co-metabolism. Now जो हमारी pollution है, the kind of pollution we produce is just not organic, sometimes it is inorganic also. तो inorganic में अगर there are certain compounds which cannot be degraded by this bacteria, इनऑर्गेनिक, मोस्टली इनऑर्गेनिक्स, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम प्लांट्स यूज करते हैं। बट देर आर सर्टन इनऑर्गेनिक मेटल्स और एलिमेंट्स दैट कैन बी यूटिलाइज बाय द बैक्टीरिया, और हम उसको बोलेंगे हैलोजेंस, ठीक है। आपको हैलोजेंस के बारे में पता है कि ये हैलोजन किस तरीके के कंपाउंड हो सकते हैं, और इसको हम कैसे यूज करेंगे।
ये भी हो सकता है कि कोई एक ऑर्गेनिक कंटामिनेशन है विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ऑन इट्स ओन, जैसे ऊपर वाले मेथड में था कि ऑर्गेनिक कंटामिनेशन को हम डायरेक्टली हटा नहीं पा रहे थे, सो व्हाट वी डिड, वी एडेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ सबस्ट्रेट विच इज ऑल्सो ऑर्गेनिक एंड वी एडेड इट टू द सेम प्लेस जहाँ पे it co-metabolize the substances. Now, if not a different organic substrate, what we can do is we can use halogens. We can use halogens as the electron. अब हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंटामिनेंट है. What we will do कि इसमें जो एक एटम है we will replace it with an halogen. ऑर्गेनिक कंपाउंड था हमारे पास जिसमें शायद एक हैलोजन भी था. अब उसको रिड्यूस करना मुश्किल है, ठीक है. तो अब ये जो हैलोजन है अगर हम उसी को हटा दें, उसी को रिप्लेस कर दें थ्रू अनदर हाइड्रोजन, ठीक है, तो अगर हैलोजन हट गया तो फिर ये वाला जो सोर्स है उसको बैक्टीरिया यूज कर लेगा एंड इट विल डिग्रेड द पॉल्यूशन, ठीक है. सो देर इज अ वेरिएशन in the bioremediation. What is that variation? That variation is microbe will transform a contamination, ठीक है. That contamination is not the primary source. Okay. Now what is happening? This is again a microbe catalyzed reaction, ठीक है. What is the microbe doing? It is replacing the halogen with a hydrogen, ठीक है. माइक्रोब ने डिटेक्ट किया कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक हैलोजन है एंड ड्यू टू दैट आई कैन नॉट यूज इट, सो इट विल प्रोड्यूस सम और द अदर काइंड ऑफ एंजाइम्स और chemicals which will help remove the halogen from the organic contaminant and will change it with some kind of hydrogen. अगर हम इसको किसी हाइड्रोजन से कन्वर्ट कर दे तो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे. वाई? बिकॉज इट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन व्हाट दिस विल डू, हैलोजन को हटा के 2 हाइड्रोजन चला जाएगा, सो इट विल ऐड मोर इलेक्ट्रॉन्स टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दैट इज हाउ ये पूरा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होगा. Since here halogens are used, this method is called as reductive dehalogenation. Okay, reductive dehalogenation. Dehalogenation क्यों? क्योंकि हम एक हैलोजन को रिमूव कर रहे हैं. रिमूव करके क्या डाल रहे हैं उसमें, 2 हाइड्रोजन, ठीक है. रिमूव करके हाइड्रोजन एटम डाल रहे हैं, सो एक हाइड्रोजन एटम विल गिव यू 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इंट्रिंसिक बायोरेमेडिएशन. तो अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो बेसिक था, मतलब माइक्रोब्स का बेसिक मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग कंटामिनेंट्स एज अ सोर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है. अब इंट्रिंसिक अभी हम वेरिएशंस भी यूज करेंगे मेटाबॉलिज्म्स के और फिर देखेंगे कि बेसिक मेटाबॉलिज्म के जो वेरिएशंस हैं उसमें बैक्टीरिया कैसे काम करता है, ठीक है. तो इंट्रिंसिक बायोरेमेडिएशन में क्या होगा, नाउ एज द नेम सजेस्ट इट टॉक्स अबाउट द इनेट कैपेबिलिटीज, ठीक है.
इनेट कैपेबिलिटीज मतलब जो बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली प्रेजेंट है, ठीक है।